नमस्कार दोस्तों। देखिए, मोदी और राहुल गांधी की आमने सामने की लड़ाई चल रही है और इस दौरान बड़ी खबर आ रही है कि नायडू जो कि मोदी कैबिनेट में मोदी सरकार जो बनी हुई है, एनडीए की जो सरकार बनी हुई है, उसमें नायडू का एक अहम योगदान माना जाता है। नायडू का एक अहम रोल माना जाता है एनडीए सरकार में। मोदी 3.0 नायडू के बिना संभव ही नहीं माना जाता है, क्योंकि नायडू और नीतीश की भी आपस में दोस्ती बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तगड़ी है। अब सुनिए जरा कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी क्या कुछ कह रहे हैं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुल के बता रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और नायडू की आपस में खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी किसी और द्वारा नहीं बल्कि ये जो बातचीत चल रही है राहुल गांधी और नायडू में, ये तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए चल रही है। जो हॉट कॉल चल रही है, इसका जरिया कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी के ही अपने सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए नायडू और राहुल गांधी में बातचीत चल रही है। अब आप सोचिए कि भाई क्या नायडू इस पर फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसके कई एक कारण है। चलिए अब हम आपको धीरे धीरे कारण समझाने का प्रयास करते हैं कि नायडू अभी मोदी सरकार के साथ है। अगर छोड़ने की बात होती है तो वो क्यों छोड़ेंगे? आखिर क्या कुछ वजह होगा कि नायडू एनडीए को छोड़ेंगे, एनडीए को टाटा बाय बाय करेंगे? अब देखिए जरा, राहुल गांधी कई एक दिनों से एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार को लगातार जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब दे रहे हैं, और मोदी सरकार को पानी पानी कर चुके हैं। मोदी सरकार से कई एक ऐसे प्रश्न कई एक मुद्दे पे कर चुके हैं जिसका जवाब मोदी सरकार को देने ही नहीं बन रही है, बल्कि उल्टा वो विपक्ष से सवाल करते हैं। सबसे पहले तो इन्हें बताना चाहिए कि आखिर सवाल किससे करना है, पक्ष से या विपक्ष से। लेकिन भैया यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा है। विपक्ष अगर पक्ष से सवाल करता है तो पक्ष भी उल्टा विपक्ष से सवाल करता है, जबकि पक्ष को जवाब देना चाहिए। विपक्ष अगर कोई भी सवाल कर रहा है तो उसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए। विपक्ष अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब पक्ष को देना चाहिए। अब सोचिए जरा कि अगर नायडू तैयार होते हैं तो क्यों तैयार होंगे? क्योंकि मोदी सरकार अभी कमजोर पड़ी हुई है। मोदी सरकार अभी कमजोर सरकार के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। वो कैसे आई है, धीरे धीरे हम आपको समझाते हैं। पहला, मोहन भागवत। जी हाँ, मोहन भागवत कह चुके हैं कि भाई 75 वर्ष में नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। अब मोदी जी का 75 वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो एक प्रेशर तो हो गया। दूसरा, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और हर एक मुद्दे पे राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, लेकिन पक्ष द्वारा यानी कि मोदी सरकार द्वारा कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से ट्रंप का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बार बार ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर टिप्पणी करते रहती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे मोदी कहते हैं कि हमने ये किया, लेकिन उधर से ट्रंप का ट्वीट आता है और मोदी साहब को ट्रंप पे बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। ट्रंप पे वो कुछ बोल तक नहीं पाते हैं कि भाई ट्रंप गलत बोल रहे हैं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बल्कि ट्रंप को तो जिताने के लिए मोदी के भक्त पूजा हवन पता नहीं क्या क्या करने लग गए थे कि भाई ट्रंप को जिता दो, ट्रंप को जिता दो, और पता नहीं और क्या क्या करने लग गए थे। अब दूसरा पॉइंट समझिए, जनता का लगातार सवाल होते जा रहा है। जैसे जैसे मोदी सरकार का दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे मोदी सरकार का कार्यकाल लंबा होते जा रहा है, जनता का सवाल वैसे ही बढ़ता जा रहा है। चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा रोजगार का हो, चाहे मुद्दा महंगाई का हो, चाहे मुद्दा शिक्षा का हो, चाहे मुद्दा स्वास्थ्य का हो, इन तमाम मुद्दों पे जनता सवाल करने में पीछे नहीं हट रही है, बल्कि मुखरता पूर्वक सवाल कर रही है, जिसका जवाब देने में मोदी सरकार सक्षम नहीं है। हाल फिलहाल में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस प्रकार मोदी के जो कैंडिडेट थे संजीव बालिया, उनका हार हुआ। उससे भी बीजेपी बौखलाई हुई है और हर मोर्चे पे कमजोर दिख रही है। अब बात करते हैं कि टीडीपी का जो अपना क्षेत्र है, वहां पे उनका क्या कुछ नुकसान हो रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि भाजपा किस प्रकार एग्रेशन हिंदू वाली पार्टी जानी जाती है, कि एग्रेसिव हिंदू इनके समर्थक होते हैं। लेकिन टीडीपी का असल वोट बैंक क्या है? टीडीपी का असल वोट बैंक मुसलमान है, जो कि वक्फ बिल वाले मामले में एक ही झटके में कई एक मुस्लिम वोटर्स जो हैं इनसे छिटक गए थे। अब आने वाले समय में वहां पे चुनाव भी होंगे, उस चुनाव में डैमेज कंट्रोल भी करना है, तो हो सकता है इस प्रेशर में भी नायडू ये फैसला ले सकते हैं। और नायडू का जहां तक मामला है, वो समाजवादी नेता रहे हैं
और एग्रेशन वाले नेता नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विचार भाजपा से मेल नहीं खाती है। कहीं ना कहीं नायडू वहां पे कंफर्ट जोन में फील नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी राहुल गांधी से बातचीत करके कोई फैसला ले सकते हैं नायडू। अब देखिए, अगर नायडू कांग्रेस से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा ऑफर लेकर ही जाएंगे, क्योंकि अगर भाजपा में है तो इससे जब तक बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा तब तक वो जाने वाले नहीं है। तो कांग्रेस अब क्या कुछ ऑफर करने वाली है ये तो कांग्रेस और नायडू ही जाने। एक और पहलू आपको बताते चले चलते चलते कि भाई आप देखिएगा कि राहुल गांधी हमेशा हमलावर रहते हैं, लेकिन किस पे? मोदी पे, नीतीश कुमार पे, लोजपा पे, मतलब हर एनडीए गठबंधन के हर एक सहयोगी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यहां तक कि अंबानी अडानी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, राहुल गांधी कभी भी नायडू के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, और सेम नायडू भी राहुल गांधी के खिलाफ एग्रेशन वाला बयान कुछ भी नहीं देते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।